नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ई लर्निंग ऑफ केमिस्ट्री क्लासेस में। हमने पहले लेक्चर के अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा था और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने उसे पढ़ा होगा, चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। और आज हमारा टॉपिक है रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि केमिकल काइनेटिक्स जो है वो क्या है बेसिकली। तो हमने ये देखा कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन, जो अभिकारक है उनकी सांद्रता में परिवर्तन कितना है, अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन किसके सापेक्ष है, किसकी रेस्पेक्ट में, टाइम की रेस्पेक्ट में, वो क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है। तो आज हम बेसिकली पढ़ेंगे कि एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन है, उस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन किस हिसाब से इफेक्टिव है, कैसे हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक जनरल रिएक्शन कंसिडर करते हैं। हम एक सामान्य अभिक्रिया लेते हैं, रिएक्टेंट R से प्रोडक्ट P का फॉर्मेशन। रिएक्टेंट R से जब प्रोडक्ट P बनता है तो हमें पता है कि यदि हम बात करते हैं t बराबर 0 टाइम पर, टाइम कितना है, t बराबर 0, तो उस टाइम पर मैक्सिमम प्रोडक्ट है हमारे पास, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, मैक्सिमम रिएक्टेंट है सॉरी, एंड प्रोडक्ट की अमाउंट कितनी है, 0, बिकॉज द रिएक्शन haven't started yet. Now if the reaction starts then what happens? जब अभिक्रिया प्रारंभ होगी तो क्या होगा, इस बात को हम लेते हैं। हमें पता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर अभिकारकों की मात्रा में कमी आती है अगर अभिक्रिया फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। अगर अभिक्रिया है या अगर दिशा में अभिक्रिया संचरित होती है तो उस केस में अभिकारकों की सांद्रता में कमी आती है और उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि होती है। जब अभिकारकों की सांद्रता में कमी आती है तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, सांद्रता को रिप्रेजेंट करते हैं या कंसंट्रेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से। और किसी भी अभिक्रिया में जब अभिकारकों की सांद्रता में कमी होगी तो हम उसको ऐसे लिखेंगे कि अभिक्रिया का वेग या रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग या इसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, वो किसके इक्विवेलेंट होगा, वो होगा अभिकारकों की सांद्रता में कमी किसके सापेक्ष, कुल समय के सापेक्ष। कुल समय के सापेक्ष अभिकारकों की सांद्रता में क्या कमी आई, वो है अभिक्रिया का वेग। अभिकारकों की सांद्रता में कमी, या हम इसको बोल सकते हैं द टाइम टेकन फॉर द डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स, total time taken for the disappearance of reactants. तो disappearance of reactants upon total time. So अभिकारकों की सांद्रता में कमी, अभिकारकों को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, R से, सांद्रता का मतलब कैपिटल ये स्क्वायर ब्रैकेट, और रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, हम बोल देते हैं किसके रेस्पेक्ट में, टाइम t के रेस्पेक्ट में। अब हम बोलते हैं कि अभिकारकों की सांद्रता में कमी है, तो अभिकारकों की सांद्रता हमने बोल दिया कि टोटल B डेल R कमी है और टाइम टेकन कितना है, डेल T। हाउ इज दिस थिंग इज गोइंग ऑन, लेट्स अज्यूम दैट कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए हमारा पहले टाइम T1 टाइम पर जो कंसंट्रेशन थी वो कितनी है, R1, और T2 टाइम पर जो रिएक्टेंट यानी कि अभिकारकों की जो सांद्रता है वो कितनी है, R2। T2 टाइम पर कंसंट्रेशन R2 और T1 टाइम पर कंसंट्रेशन कितनी है, R1 है। ये स्टार्टिंग टाइम हमारा T1 और ये है फाइनल टाइम T2। वही बात सिमिलरली हम बोल देते हैं कि अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो T1 टाइम पर प्रोडक्ट जो है वो कितनी होगी, P1, और T2 टाइम पर जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो कितनी होगी, P2। अब ये रिएक्टेंट जो है, इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के अंदर कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है। तो इसलिए हम इसके आगे कौन सा साइन लगाते हैं, नेगेटिव साइन एज्यूम करते हैं, नेगेटिव साइन इसके आगे लगाते हैं, क्योंकि अभिकारकों की सांद्रता में लगातार क्या हो रही है, कमी हो रही है। बेसिकली हमारी फाइनल कंसंट्रेशन हम R2 मानते हैं और ये क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन R1 है। तो डेल R को हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, R2 माइनस R1 अपॉन टाइम टेकन दैट इज T2 माइनस T1। जो अभिकारकों की सांद्रता है R2 में से R1 माइनस किया और T2 माइनस T1,
और इसके ऊपर जो नेगेटिव साइन है वो नेगेटिव साइन ऐसा कैसा रहेगा? नेगेटिव साइन अभिक्रिया का वेग हम इसको बोल सकते हैं सिमिलरली r से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल r से। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो ये रिप्रेजेंट नहीं करता है कि इसकी कंसंट्रेशन जो इसकी जो अभिक्रिया का वेग है वो नेगेटिव है, ऐसा रिप्रेजेंट नहीं करता। ये नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है, ये करता है अभिकारकों की सांद्रता में कमी, यानी कि बेसिकली ये सांद्रता में कमी को दर्शाता है, सांद्रता में कमी को दर्शाता है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन of reactants. Similarly, if we talk about the concentration with respect to time, the rate of reaction with respect to product, तो अभिक्रिया का जो वेग होगा वो हम R से रिप्रेजेंट करेंगे। और अब अभिकारकों की सांद्रता में कमी थी, लेकिन उत्पादों की सांद्रता में क्या होगी? वृद्धि। उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि। उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि किसके सापेक्ष होगी? कुल लगे समय के सापेक्ष, कुल समय और उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि। अब उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि हमने पहले बोला कि P1 है, ये P2 है, तो कितनी हुई? P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। और ये वृद्धि और ये इसका मतलब इसके आगे कौन सा साइन आएगा? पॉजिटिव साइन। सो देयर इज नो नीड टू represent here a negative sign because there is an increase in the concentration of the products with respect to time. And similarly we can write this as concentration of product, change in concentration of product with respect to change in total time taken by the chemical reaction. So like this we can define the rate of reaction with respect to products as well as with respect to reactants and as well as with respect to products. Now next, we can understand this thing with the help of graphical representation. And as we all know, we have studied in equilibrium chapter in class number 11 in thermodynamics, the change in the concentration with respect to time of reactants as well as products. So let's have a basic thing about the variation in concentration of reactants as well as products. हमने थर्मोडायनामिक्स में ये बात पढ़ी थी कि जब हम इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि किस हिसाब से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन वेरी करती है जब हमें इक्विलिब्रियम ऑब्टेन करना होता है, या टाइम के अकॉर्डिंग किस हिसाब से कंसंट्रेशन में वेरिएशंस होते हैं। तो अगर अपने एक ग्राफ प्लॉट करते हैं कंसंट्रेशन, वेदर द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, दैट डजंट मैटर, कंसंट्रेशन एट y axis and the time taken or the time at x-axis. Now, if I draw a graph in between the concentration of reactants and reactant and product with respect to time, and as we all know, at the starting of the time, where the time t equal to 0 means at origin the reaction haven't started yet, इस टाइम तक जो रिएक्शन है वो हमारी स्टार्ट नहीं हुई है, तो जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो मैक्सिमम होती है एंड इट इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग, बट इट डू नॉट टच with the time equivalent to 0. The concentration equivalent to 0 is do not touch that point. This is equivalent to 0 because it is not possible that the concentration become equal to 0. Now, if we talk about the reaction and the concentration of products, so the concentration of products as the time passes, the concentration of products continuously increases, and at a particular interval of time or at a particular point it becomes constant, that is the saturation point, and the point at which both the concentration of reactant and product is equivalent to each other or they become equivalent to each other or they are constant, जब वो एक दूसरे के बराबर हो जाएं, एक ऐसा पॉइंट जहां पर ये दोनों कंसंट्रेशन एक दूसरे के बराबर हों, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि वो एक दूसरे के लिए एक कांस्टेंट यानी कि स्थायी हो जाए, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट। Now this is the respective graph of reactant as well as product. This is the variation in the concentration of reactant and this is the graph of concentration of product. This is the increasing graph and this one is decreasing, parabolic decreasing graph. परवलय घटता हुआ ग्राफ है और ये क्या है? इंक्रीजिंग ग्राफ है। अब हम एक बेसिक सी बात करते हैं कि rate of reaction that we have discussed, and after the point topic of rate of reaction, the next topic that we need to study is about the
average speed or the average rate of reaction, or we can say the next is instantaneous rate of reaction. औसत अभिक्रिया वेग और तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग। जैसा कि औसत का मतलब हमने बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, औसत का मतलब होता है कि जो भी हमारी जो क्वांटिटीज है, एडिशन ऑफ द क्वांटिटीज दैट इज डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। और हम बोल सकते हैं कि जो इंटरवल ऑफ टाइम होता है या जो राशियों की संख्या जैसे हम कहते हैं, तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या हमने पढ़ा है। जब भी हमें औसत निकालना होता है तो हम ये देखते हैं कि एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर अभिक्रिया का वेग कितना रहा उस पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। हम ये नहीं देखते कि उस क्षण मात्र के लिए अभिक्रिया का वेग कितना था, क्षण मात्र नहीं देखना, हमें क्या देखना है, एक इंटरवल ऑफ टाइम देखना है, एक समय अंतराल देखना है, ना कि एक क्षणिक बिंदु देखना है। क्षणिक बिंदु के लिए हमारा वेग होता है तात्क्षणिक वेग, जिसको हम बोलते हैं मूवमेंट, जस्ट फॉर अ मूवमेंट, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, या फिर हम बोलते हैं तात्क्षणिक वेग। और जब हम एक इंटरवल ऑफ टाइम की बात करते हैं, एक औसत की बात करते हैं, तो हमें एक इंटरवल ऑफ टाइम यानी कि एक समय अंतराल चाहिए जिसमें हमें औसत के बारे में हम उसका डिस्कशन कर सकें। तो अभी हम एक ग्राफ और प्लॉट करते हैं इसके लिए, इन बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग द रिएक्शन। So let's we'll draw a graph. Now this is the graph which shows at y-axis the concentration of reactant and again at x-axis dimension. As we all know that during the reaction, when the reaction process, जब reaction प्रारंभ होती है तो अभिकारकों की सांद्रता में लगातार कमी आती है। इस वजह से हम ये ग्राफ प्लॉट जो करेंगे तो हम ऐसा एक पॉइंट लेंगे जिसमें अभिकारकों की सांद्रता में कमी को ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है, बराबर है ग्राफ। अब हमें ये देखना है कि जब अभिकारकों की सांद्रता में कमी आती है तो हम एक इंटरवल ऑफ टाइम लेंगे, एक समय अंतराल, निश्चित समय अंतराल लेंगे। उस निश्चित समय अंतराल में हम ये देखेंगे कि कितनी कंसंट्रेशन में चेंज हुआ और वो कंसंट्रेशन में या सांद्रता में जो परिवर्तन है वो कितने समय में परिवर्तित हुआ। तो लेट्स हैव 2 points on x-axis and similarly the 2 points on the y-axis. Now let's assume that this is the time t1. At this point the time is t1, this point the time is t2, and at this point let's assume that this is the initial concentration, that is, let's assume that is R1, and at this point the concentration is R2. Now the change in between these two graphs, this change is represented by del of R, means change in concentration of reactant, and this change is represented by del of T, change in time. x एक्सिस पर जो टाइम का अंतराल है उसे हम डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और y एक्सिस पर जो अभिकारकों की सांद्रता का जो अंतराल है उसे हम डेल्टा r से रिप्रेजेंट करते हैं। और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन वही होता है कि द टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन इन अ स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम, कि अभिकारकों की कुल सांद्रता में परिवर्तन एक निश्चित समय अंतराल के अंदर अभिकारकों की सांद्रता में कितना परिवर्तन आया उसे हम क्या बोलते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन या औसत अभिक्रिया वेग। सो जो औसत अभिक्रिया वेग है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर एवरेज which is equivalent to minus, as we all know why this minus is there, R2 minus R1, because R1 is the initial concentration and the R2 is the final concentration. We have taken these 2 points R1 and R2 divided by T2 minus T. Similarly, this negative sign, the purpose of this negative sign I have explained in the previous topic in the rate of reaction. Why this negative sign is there? Because the decrease in concentration of reactants is shown over there. So minus of del of R divided by del of T with respect to reactants. This is the average rate of reaction. It is represented by R average. Now, if you all understood about this particular एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और औसत अभिक्रिया वेग के बारे में अगर हम समझ चुके हैं, तो नाउ द टाइम, द नेक्स्ट पॉइंट इज टू अंडरस्टैंड अबाउट द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. एंड फॉर द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन आई विल ड्रॉ अगेन अ ग्राफ, एंड वी ऑल नो दैट
whenever a thing is about instant of time, जब एक क्षण मात्र की बात आती है तो हम एक चीज का सहारा लेते हैं मैथमेटिक्स में, टेंजेंट, स्पर्श रेखा। तो जो पैराबोलिक ग्राफ है उस पर हम एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। Why we need the tangent on a parabolic graph? Just to indicate the instantaneous rate of reaction. जब हमें तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग निकालना है तो हम उस टेंजेंट की हमें आवश्यकता क्यों है, उस स्पर्श रेखा की आवश्यकता क्यों है? उसका कारण ये है कि जब हम स्पर्श रेखा उस पर खींचेंगे तो वो एक पर्टिकुलर एक पॉइंट पर टच करेगी और हमें सिर्फ उसी पॉइंट के बारे में डिस्कस करना है, बिकॉज हम किसकी बात करते हैं, एक क्षण मात्र यानी कि एक क्षणिक वेग की बात कर रहे हैं। सिमिलरली द ग्राफ विल बी सेम एज it was there in the average rate of reaction. Now similar graph is there, but now the thing is we need to draw a tangent on this particular graph. So that tangent must touch a particular single point, and will touch at a single point, and we'll consider this point. Now wherever this line touches, we just have the things. Now the change, with this change, that is, we can say it is as dt. What is the basic difference between this delta and this d? Both of these quantities represents the change. This is a minor change, I can say, and this is a significant change. When there is a significant change, then we'll use this delta, and this small d is used for a minor change. And some is very small, like this delta, this is for a minute change, very small change, then we'll represent the change by the help of this small delta, and this d for the change, very minor change is there, that is dt. And similarly, whatever the change at this point of time, that is dr. Now the rate of reaction at an instant of time, the rate of reaction at an instant of time, that is instantaneous rate of reaction, and this is represented by r instantaneous, that is equivalent to, let's assume that again we are having this p2 and all those things. So whatever the change, whatever the average change minus of del r upon del t, and we'll define this thing with limit delta t tends to 0. It is tends to 0, it is not equivalent to 0. As we have studied in 11th class or in 12th class, we'll study in the 12th class about the limits action, that this delta t tends to 0, it is not equivalent to 0. Tends to 0 means the difference in between the time as well as in the concentration of the reactants is very small. ये जो चेंज है अभिकारक की सांद्रता और समय के बीच में जो चेंज है वो बहुत ही माइन्यूट है, इसलिए हम उसको बोलते हैं it is tend to 0. Let's assume that I'll just take an example. If I talk about 0.01, it is also a numeral digit, ये एक सांख्यिकी मान है. Similarly, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी एक वैल्यू है और this 1 is also a value, 1.0 is also there. So I can sometimes we just assume that this thing, this quantity, the 0.0001 is negligible as compared to 1.0, but it is not equivalent to 0. We can't say it is equivalent to 0. This is not equivalent to 0. This has some value, but it is very, or we can say it is very small as compared to 1.0. So it is tends to 0. It is not equivalent to 0. And as we all know, now the thing will converts like this, dr by dt. This is the R instantaneous rate of reaction with respect to time. So in today's section till here we have studied, हमने अभी तक जो पढ़ा है इसमें एक बार थोड़ा सा रिवीजन मोड पे जाते हैं. सबसे पहले हमने पढ़ा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है. रेट ऑफ रिएक्शन के बाद हमने ये पढ़ा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसमें वो अगर हम रिएक्टेंट की बात करते हैं तो वो टाइम के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होता है, उसमें एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है. फिर हमने पढ़ा कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है. द सिमिलर थिंग इज आल्सो देयर इन प्रोडक्ट साइड. In product side that we'll discuss right now. Now let's have the change in products concentration with respect to time and the graphical representation of that thing.
नाउ अब हमें पढ़ना है कि किस हिसाब से प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में वेरिएशन आता है। जब हम इसकी बात करते हैं तो प्रोडक्ट किस हिसाब से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज होता है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। इस साइड में हम देखते हैं कि ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है और इधर है टाइम। इसमें भी हम सेम पढ़ेंगे जैसा हमने रिएक्टेंट्स में पढ़ा कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है या फिर इंस्टेंटेनियस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग और जो औसत अभिक्रिया वेग है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे जैसे टाइम एक्सटेंड करता है वैसे वैसे हमारा जो अभिक्रिया में उत्पादों की सांद्रता है उसमें लगातार क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है। उत्पादों की सांद्रता लगातार बढ़ती है। हमने एक जनरल रिएक्शन कंसिडर की थी R2P। सिमिलरली हम एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं कि व्हेनेवर जब वाटर के अंदर हम चीनी डिसॉल्व करते हैं, शुगर, एक सिंपल सा मेथड है। गर्मियों का टाइम शिकंजी जब हम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि पानी के अंदर चीनी को मिक्स करते हैं। जैसे जैसे चीनी उसमें ज़्यादा डिसॉल्व हो जाती है वैसे वैसे पानी का जो मीठापन है, स्वीटनेस ऑफ द वाटर इंक्रीजेस एज द sugar dissolves continuously, right? So the same thing is there. Before that, water and sugar both are the reactants, and now whenever a sweet water, है ना, जैसे हम शिकंजी बोलते हैं देसी भाषा के अंदर, तो जब उसका फॉर्मेशन होने लगता है तो क्या होता है कि वाटर के अंदर कौन डिसॉल्व हो गया, शुगर डिसॉल्व हो गया। इट मीन्स उसका जो स्वीटनेस है, उसका जो मीठापन है वो बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो सिमिलरली जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा वैसे वैसे क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन प्रारंभ होगा। अब हम इसमें भी एक बेसिक सा एक टाइम इंटरवल ऑफ टाइम लेते हैं, जिसके लिए हम बात करेंगे अभी कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका, और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इसका कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो सिमिलरली अब हमने ये बोला कि ये जो है वो हमारा क्या है, टाइम T1 है और ये जो टाइम है वो कितना है, T2 है। सिमिलरली ये जो कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट की वो हम मान लेते हैं कि ये जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है, बाद की कंसंट्रेशन है। सबसे पहले यहाँ आया था, हमने मान लिया कि ये जो कंसंट्रेशन है वो हमारी कितनी होगी, P1, बिकॉज इट इज इंक्रीजिंग। सो वी हैव टेकन दिस एज अ P1 पॉइंट एंड दिस वन इज एज अ P2 पॉइंट। सो द डिफरेंस बिटवीन द टाइम इन दिस पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, इस एक समय, एक निश्चित समय अंतराल के अंदर जो टाइम के अंदर परिवर्तन है वो कितना है, डेल्टा टी। और जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, जो उत्पादों की सांद्रता में जो परिवर्तन है वो हमने एज्यूम कर लिया कितना है, डेल ऑफ टी। सो वी कैन डिफाइन द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फॉर दिस इंटरवल ऑफ टाइम। इस पर्टिकुलर समय अंतराल के लिए हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं कैसे, आर एवरेज दिस इज इक्विवेलेंट टू कंसंट्रेशन ऑफ P2 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ P1। P2 और P1 की सांद्रता में जो अंतराल है वो अंतराल T2 माइनस क्या हुआ, T1। सो इसको हम एक ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, डेल ऑफ P बाय डेल ऑफ T, राइट। सो दिस इज द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इन केस ऑफ प्रोडक्ट। उत्पादों के संदर्भ में अभिक्रिया का जो औसत वेग है वो डेल P अपॉन डेल T के इक्विवेलेंट हो गया। तो बेसिकली वैसे जैसे हमने पहले ड्रॉ किया था, एक और ग्राफ ड्रॉ करते हैं फॉर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और इंस्टेंट एक पर्टिकुलर मूवमेंट ऑफ टाइम के लिए रेट ऑफ रिएक्शन कितना होता है, तो ये सिमिलरली ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट होगा एंड दिस वन इज द चेंज इन टाइम, दैट इज T on x-axis, and the similar graph is there which is an increasing graph. Now I must draw a tangent. एक मुझे यहाँ पे एक स्पर्श रेखा मुझे ड्रॉ करनी है और वो स्पर्श रेखा जो है वो एक पर्टिकुलर इस पॉइंट पर मान लो एक टच हुई है, और इस जिस पॉइंट पर ये टेंजेंट टच होती है उस इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए या उस क्षण मात्र के लिए हम अभिक्रिया का वेग निर्धारित करेंगे। और ये जो चेंज है इस पर्टिकुलर टाइम के लिए वो हमने मान लिया कि ये इतना चेंज है, और इस चेंज को हम डिफाइन करते हैं किससे, dp से, बिकॉज ये माइन्यूट चेंज है ना, जैसे हमने पहले देखा था, दिस इज dp, ये माइन्यूट चेंज है एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम dt, दिस इज आल्सो अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, बहुत ही छोटा सा समय अंतराल है जिसके लिए हमने dt को डिफाइन किया और सांद्रता में परिवर्तन dp को डिफाइन किया। अगर हम सिंपल सी बात करें जैसे हमने पहले किया था कि जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि r एवरेज,
बिकॉज आर एवरेज हमारा कितना है, डेल पी अपॉन डेल टी. सो वी कैन जस्ट पुट द वैल्यूज एंड विल गेट द एक्चुअल क्वांटिटी व्हाट वी नीड. वैल्यूज पुट करने के बाद लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 which is equivalent to del p upon del t. This is equivalent to dp upon dt, right? So this is the variation with respect to product, with respect to time in case of products. So these things we need to study about the change in case of average and instantaneous rate of reaction. After studying this point, we can further proceed to rate law, towards the rate law. Now what is the rate law? And some of you, or I just hope that most of you, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों में से most of the जो मेरे दोस्त हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें पता होगा कि रेट लॉ यानी कि अभिक्रिया जो वेग नियम है, जो हमने पिछले साल 7th क्लास में जो इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, साम्यावस्था वाले में, कि एवरेज जो रेट लो है यानी कि जो वेग नियम है वो क्या होता है. तो अब हम बात करते हैं वेग नियम की, कि वेग नियम क्या है या रेट लो क्या है. देखो, जब हम रेट लो डिफाइन करेंगे तो रेट लो के बाद हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन, अनुसंख्यता और अभिक्रिया की कोटि पढ़ना है. उसके बाद हमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि की अभिक्रिया, और उसके बाद प्रथम कोटि की अभिक्रिया हमें पढ़ना है. और उसके बाद एक कॉलिजन थ्योरी, आरएनएस थ्योरी है. ये जो चैप्टर है वो सीबीएसई एज वेल एज आरबीसी बोर्ड में इंपॉर्टेंट है, और आरबीसी बोर्ड के अंदर इस चैप्टर से एक न्यूमेरिकल 110% आता है. 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल है, और मे बी 3 मार्क्स न्यूमेरिकल विल बी देयर. 1 gets 2 marks, 1 for the 2 mark and 1 for 1 mark. So just concentrate toward the topic, and if you are not getting it or if you are not understanding it, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जो भी इसमें कमियां रही हैं, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, उसमें कोई भी आपको दिक्कत लगे तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट जरूर कीजिएगा. नाउ लेट्स concentrate on the topic. The next topic is rate law. Now basically what is rate law? अभिक्रिया का जो वेग नियम है वो क्या है? वेग नियम क्या है, किसे कहते हैं वेग नियम? हमने क्यों डिफाइन करना है वेग नियम को, और बेसिकली वेग नियम क्या है? इसी के लिए हम एक बहुत ही जनरल से रिएक्शन, बहुत ही जनरल रिएक्शन, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल बी विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट पी, हम एक ऐसे रिएक्शन को एज्यूम कर लेते हैं कि ये एक केमिकल रिएक्शन है, और इस रिएक्शन के लिए हमें वेग नियम को डिफाइन करना है. बेसिकली जो वेग नियम है कि जो वेग है, जो रेट है, वो होता क्या है? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट और वेग जो हम बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज नोन एज रेट लॉ. नाउ in case of rate law, the rate is directly proportional to the concentration of reactants to the power x and y. Now there is a confusion. Why I have put here x and y? मैंने यहाँ x और y क्यों लगाया? Why I didn't put here a and b? What's the reason behind it? Sometimes in maybe in 7th chapter in the last year, 11th class you have studied, or maybe someone taught you about that there must be stoichiometric coefficients as the power of concentration of reactants. कि जो stoichiometric coefficient है, जिसको हम रस समीकरण में के गुणांक बोलते हैं, जो a और b है, वो हमेशा रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की पावर के रूप में यूज होते हैं. ऐसा नहीं है. This may be or may not be, because whatever the power of the reactants, whatever the power of the concentration of the reactants, जो अभिकारकों की सांद्रता के घातांक हैं, these are not the theoretical values. ये सैद्धांतिक मान नहीं है, ये क्या है? प्रैक्टिकल वैल्यूज हैं. ये एक प्रेक्षित मान है जो एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू निकाले जाते हैं. तो these x and y may be equivalent to a और b and they may not be equivalent to a and b. ये इसके बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते. इसका ये बिकॉज ये क्या है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है. So similarly, the representation of rate or वेग, अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की जो रेट है, the representation of rate of reaction
or the speed of a reaction in terms of concentration of reactants is known as rate law. रेट लो क्या है? किसी अभिक्रिया के वेग को उस अभिक्रिया के अभिकारकों की सांद्रता के रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। नाउ अब हम इसमें एक चीज देख सकते हैं कि अगर हम रेट की बात करते हैं तो रेट this is equivalent to, because proportionality sign जब हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, that is k a raised to power x b raised to power y. Now what is k? Basically k here is k equivalent to, I can say, rate constant or specific rate of reaction. वेग नियतांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग, यानी से क्या बोलते हैं? वेग नियतांक रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन विशिष्ट अभिक्रिया वेग। सो k की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें यहां से, सो k विल बी इक्विवेलेंट टू रेट upon concentration of reactants. This is the concentration of reactants. So if I define this k, suppose that, let's assume that the concentration of A is equivalent to concentration of B is equivalent to unity, then what happens? अगर A की सांद्रता B की सांद्रता यूनिटी के बराबर हो जाए, अगर A और B दोनों की सांद्रता 1 के बराबर हो जाए तो क्या होगा? What will happen then? Now if this condition is possible, then we can easily define rate constant. अगर ऐसा होता है तो हम आसानी से कैसे डिफाइन कर सकते हैं? रेट कांस्टेंट अभिक्रिया के वेग को या एक विशिष्ट अभिक्रिया के वेग को हम डिफाइन कर सकते हैं यदि A और B की सांद्रता यूनिटी के बराबर हो। अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो हम ऐसे कैसे कर सकते हैं? नाउ वी कैन डिफाइन अ रेट कांस्टेंट। अब हम अभिक्रिया के वेग को डिफाइन करते हैं कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता यूनिटी के बराबर हो तो अभिक्रिया का वेग नियतांक कहलाता है। तो अभिक्रिया का वेग क्या कहलाता है? वेग नियतांक कहलाता है कि if the concentration of reactants become equal to unity, if the concentration of reactants become equivalent to unity, then the rate of a reaction is equivalent to rate constant of a particular reaction, right? So from this equation, let's assume that this is equation number 1. From this equation we can define or we can conclude, we can exclude the SI units of rate constant for zero order reaction, for first order reaction as well as for second order reaction. Now in these reactions we need to find out the rate of reaction, and the rate of reaction become equal to the unit of rate constant. The SI units of rate constant. Now let me erase some part of the board. This is where it is. So from equation 1, we can have this thing. K equal to. Now what is the unit of rate? Rate that we have defined previously, R equal to dR by dt or dP by dt. Well, most importantly, please do remember to place a negative sign before the decrease in the concentration of reactant, because it shows the decrease in concentration. So what is the concentration of unit of concentration that we all know about? Mole per liter, right? Mole per liter. And what about time? That is second. So basically what is the SI unit of rate? So mole liter inverse, second inverse, simply. And this is the second. It is not always necessary that the time it is there in second. It may be in minute, in hours, in days.
in years, that doesn't matter. So basically we can write mole liter inverse time inverse. एंड दिस टाइम, ये जो समय है वो कुछ भी हो सकता है, वो सेकंड हो सकता है, वो मिनट हो सकता है, वो आवर्स हो सकता है, वो डेज हो सकता है, वो ईयर्स हो सकता है, लाइक दिस, दैट डजंट मैटर. सो what is the unit of rate? That is mole liter inverse second inverse, because if we are talking about second, if we are talking about SI units, then we must consider about the seconds. So K equal to basically rate. The SI unit of rate is mole liter inverse and upon second. Now what about it? What this is the concentration, and this X and Y, this X and Y, this X and Y, basically the topic we'll study in the next section. The addition of the power, the addition of the power is equivalent to order of reaction. That will have in the next lecture, that addition or the sum of the power of reactants in rate law, that is equal to order of reaction, which is represented by n. कि जो रिएक्टेंट की जो सांद्रताएं हैं, जो अभिकारकों की सांद्रताएं हैं, इनके जो घातांकें हैं, इन घातांकों का जो योग होता है वो अभिक्रिया की कोटि के बराबर होता है. किसके बराबर होता है? अभिक्रिया की कोटि के बराबर होता है. तो जो अभिक्रिया की कोटि है वो क्या है हमारी? n. So we can simply write that because a plus b raised to power x plus y, a b, if we generalize this thing, a raised to power x, b raised to power y, this is equivalent to ab raised to power x plus y, and this x plus y is equivalent to n, as we know about the order of reaction. So similarly we can write this is what concentration, and the concentration power n. N is order of reaction. And what is the SI unit of concentration? That is mole per liter. So basically mole per liter divided by second into mole per liter raised to power n. Now n is what? Order of reaction. So we'll define the order of reaction, SI unit for the rate constant in the different reactions. Let's assume that for zero order reaction, for zero order reaction. Now for zero order reaction, K is equivalent to mole per liter second mole per liter raised to power 0. And if something's power 0, किसी की power 0 होने का मतलब क्या हुआ? 1. So mole per liter upon second, and second will be the second inverse. So for zero order reaction, the SI unit for rate constant is mole liter inverse second inverse. And similarly for for first order reaction, let's add the SI unit for rate constant of first order reaction. So for first order reaction, in zero order reaction we can write n equal to 0, and for first order reaction n equal to 1. So similarly K equal to mole liter inverse upon second and mole liter inverse raised to power 1. Similarly this is also power 1, so this thing cancelled by this one. So what we got? K equal to 1 upon second. So simply we can write it as second inverse, or minute inverse, or hours inverse, or days inverse, whatever. And for the next, for second order reaction, second order reaction is not in our syllabus in 12th class RBSc as well as CBSE, but we need to just define the rate, the SI unit for the rate constant. Rate constant की SI unit को हम define कर सकते हैं zero order second order reaction के लिए. So for second order reaction में हमें n equal to कितना होगा? 2. तो similarly K equal to mole liter inverse power 1 obviously. What about this? Second into mole liter inverse. What is the power of, what is the value of n? That is 2. So similarly this thing is cancelled by this 2. Now what we got? 1 upon second mole liter inverse
and if these things move upwards, then what we got? Second, mole inverse liter second inverse. When liter inverse moves upward, it will be positive. So liter mole inverse liter second inverse. These are the rate SI units for the rate constant of this one is for second order reaction. This one is for first order reaction, and this one we have already defined for the zero order reaction. So till this we have studied in today's section about the rate constant, then some graphical representation, and after that rate law and the SI units of these things. So the SI units, these three SI units are there. Most of the times one unit out of these three rate constant units, one unit asked, probably 99% it is asked in the annual examinations in the board sections, right? So I hope that you all will study these things. Good luck, study it, and I will see you in the next session. Thank you so much.